हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, प्रोविजंस के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का केस जो है बड़ा ही दिलचस्प केस है, XXX वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पे बेस करता है। अब ये सेक्शन जो है वो नया सेक्शन है ना, प्रॉमिस टू मैरी। ये नया सेक्शन है, ये आईपीसी में नहीं था और ये स्ट्रिक्ट है बहुत, इसकी पेनल्टी हाई है और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही लिहाज से मुझे लगता है ये सेक्शन याद कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह ही आ सकता है। नया ऑफेंस है, कोई अमेंडमेंट या किसी मतलब पुराने सेक्शन का मॉडिफिकेशन नहीं है। इट्स अ न्यू ऑफेंस ऑल टुगेदर व्हिच एंटेल्स फॉर अ वेरी हाई पेनल्टी अप टू 10 years एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। और उसी को समझाने का ये एक फसेट है, ये केस जो है उसी को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई उसका क्या एंगल हो सकता है, किस सर्कमस्टेंस में आप उसे एलिज कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन को क्या क्या साबित करने की जरूरत है, राइट। इसीलिए ये केस भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑफेंस नया है तो केसेस की पूरी लाइन तो लगी नहीं है। खैर, लेकिन जिस हिसाब से हमारा समाज चल रहा है भाई, लाइन तो लग जाएगी जब तक आपका मेंस लिखने का नंबर आएगा। खैर, अब बैकग्राउंड में क्या हुआ कि पेटिशनर सयूज एस, जो कि 28 साल का एक लड़का है, उसके खिलाफ एलिगेशन थे कि उसने सेक्शन 69 में ऑफेंस किया है। कंप्लेनेंट का कहना था कि भाई अक्यूज ने उससे शादी का झूठा वादा किया, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, फिर उन प्राइवेट एक्ट्स को कैप्चर भी कर लिया, फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, उन फोटोज वीडियोस को लीक करने की धमकी दी और इस धमकी के चलते बेचारे कंप्लेनेंट से 2.5 लाख रुपए भी ले लिए। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 69 एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो 13 जून को इसी साल अक्यूज्ड को सयूद जी को कस्टडी में ले लिया गया। इन्होंने बेल के लिए फाइल किया, लोअर कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी। फिर हाई कोर्ट में सेक्शन 483 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फिर से बेल फाइल की गई और हियरिंग हुई 2 जुलाई को। हालांकि द मैटर इज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही है, बेल की ही सुनवाई चल रही है, लेकिन सेक्शन 69 को फिर भी इंटरप्रेट किया गया है ना। अक्यूज का कहना था सारी एलिगेशंस झूठी है, इंसिडेंट हुआ ही नहीं और कंप्लेनेंट खुद एक मैरिड लेडी है। अब देखो ये है इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी, जो कंप्लेनेंट थी XXX वो शादीशुदा थी, सयूज अनमैरिड था, 28 साल का यंग लड़का था, वो उससे बड़ी शादीशुदा महिला थी। तो अक्यूज ने यही कहा कि अक्यूज तो खुद शादीशुदा है, प्रॉमिस टू मैरिज कैसे फिट होता है यहाँ पे, मैं अगर शादी का वादा कर भी दूं तो वो निभा लेगी। भाई मेरे ऊपर आप तोड़ने का इल्जाम लगाएंगे, somebody ask her can she fulfill that promise। एफआईआर से सिर्फ 2.5 लाख रुपए रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है और उसे रिट्रीव करने के लिए जबरदस्ती रेप का चार्ज लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करा जा सके। ऑफेंस को अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट नॉन बेलेबल कॉग्निजेंस बनाया गया है ताकि मैं प्रेशर में आ जाऊं और पैसा दे दूं। ये उस एफआईआर के थ्रू मुझसे पैसा लेना चाहती है। ठीक है, 28 साल का लड़का है, यंग है, लंबी कस्टडी उसकी अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने बेल को अपोज किया ऑब्वियसली कि भाई एलिगेशन सीरियस है, सेक्शन 69 के एलिगेशंस हैं, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, व्हिच इज राइट आल्सो। अगर 10 चार्जेस लगते हैं और 10 चार्जेस में से 9 बेलेबल हैं लेकिन एक नॉन बेलेबल है, तो ट्रायल प्रोसीडिंग सब नॉन बेलेबल के आधार पर ही चलता है, समझ गए। तो इसीलिए अब बेल रिजेक्ट हो गई लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन गई। अब हाई कोर्ट ने पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स को एक्चुअली कंसिडर किया। कोर्ट का लॉजिक है कि भाई अगर कंप्लेनेंट खुद ही शादीशुदा है तो लॉजिकली प्रॉमिस टू मैरी का जो एंगल है वो फिट तो नहीं ही होता है। एक मैरिड वुमेन दूसरी शादी लीगली तो नहीं कर सकती, दूसरी शादी को सोलमनाइज करने के लिए उसे अपनी पहली शादी तोड़नी पड़ेगी। तो अगर सामने वाला कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा और वो जेन्युइनली उस वादे को निभाना चाहता है, तो ये शादीशुदा व्यक्ति इस वादे को निभा नहीं पाएगा, भले ही उसका कितना मन हो, जब तक कि वो अपनी शादी तोड़ नहीं देता। तो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी इज समथिंग दैट डजंट सैटिस्फाई fully to deny bail in this case।
प्रिमा फेसी सेक्शन 69 का जो चार्ज है वो पहले तो स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा, तो उसके ग्राउंड पे बेल को डिनाई कर देना ऑल्सो सीम्स अ लिटिल अनजस्ट। दूसरा जो सेक्शन था वो था सेक्शन 84। ठीक है, कोर्ट की रीजनिंग में चार्ज दोनों सेक्शन के लगाए गए थे, 69 भी और 84 भी। सेक्शन 84 कहता है whoever takes away or entices a married woman with a criminal intent, ये है सेक्शन कि कोई शादीशुदा स्त्री को एंटाइज करे, मतलब बहला फुसला के कहीं ले जाए एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, तो ये एक बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो सेक्शन 69 जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो फिट नहीं हो रहा प्रिमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट। अगर कोई वाकई एविडेंस निकल कर आता है और ये प्रॉमिस टू मैरी ट्रायल कोर्ट फिट कर देता है बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो वो तो बात की बात है, मेरिट पे देखेंगे कि फिट होता है कि नहीं ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि बेल एप्लीकेशंस में कोई बहुत डीप स्टडी या रिसर्च एनालिसिस तो होता नहीं है, एविडेंसेस भी होते नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा होता है, राइट। सो प्रोसिक्यूशन actually does not have much to produce before the court. That is the reason why whatever happens or whatever is examined or analyzed is analyzed on a prima facie basis, on a superficial basis. So they have not really gone deep inside the section, but they have tried to analyze it the maximum they could, right? तो उन्होंने कहा कि देखो सेक्शन 69 doesn't really satisfy on the face of it, but section 84 कहीं ना कहीं फिट होता दिखाई दे रहा है। The man might have a villainous intent, might have a criminal intent of taking away that women. Women anyway impressionable और vulnerable group तो है ही हमारे देश में, भले ही वो शादीशुदा है लेकिन वो झांसे में आ सकती है, अब्यूजिव मैरिज से बचने का रास्ता या सोलेस सीख कर सकती है इन अनदर मैन, राइट। और वो हो सकता है झूठे वादे पर वो उसके एक्ट कर रही हो कि हाँ मैं इसे छोड़ के भाग जाऊंगी। जनरली आम लोगों को नहीं पता होता है कि एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी लीगली नहीं की जा सकती। दिस इज नॉट अ कॉमन नॉलेज स्टिल, है ना, लोगों को जनरली नहीं पता है। गांव में देहात में इसीलिए लोग मल्टीपल शादी कर लेते हैं, औरतें भी कर लेती हैं, बिकॉज दे डोंट नो द लॉ कि वॉइड ही है, लीगल ही नहीं है, उसकी कोई मतलब रिकग्निशन ही नहीं है। इट्स एज इफ यू आर नॉट मैरिड एट ऑल। बट लाइक आई सेड, इग्नोरेंस अनअवेयरनेस इट लीड्स टू these weird situations जैसे यहाँ हो गई। तो हो सकता है वो 16 सीख कर रही और इस आदमी का क्रिमिनल इंटेंट हो। तो सेक्शन 84 is a charge which seems to have a little bit of substance, but section 69 not so much। ठीक है, तो कंसेंशुअल रिलेशनशिप स्पेशली जहां पे एक औरत ही मैरिड हो और वो सेक्शन 69 का चार्ज लगाए, तो कंसेंशुअल नॉन कंसेंशुअल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डिफिकल्ट टू रिजॉल्व हो जाता है। सेक्शन 69 एक डिसीट के बेसिस पे दिया गया प्रॉमिस कंसेंट को निगेट कर रहा है। यही सेक्शन 69 का प्रेमाइस है कि भाई आपने झूठा वादा दिया, उस झूठे वादे पे सामने वाले ने एक्ट किया, आपके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, आपका वादा था कि आप उसे विवाह करेंगे, विवाह में फिजिकल इंटीमेसी होती ही है, दैट्स द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। तो उसने सोचा कि भाई कल को तो ये हस्बैंड बनेगा ही, कल को हम शरीर से जुड़ेंगे ही, तो आज सही क्यों नहीं। और उसी वादे पर the lady let go of herself because you gave her a security of marriage। तो ये धोखा है, ये झूठ है, और इस झूठ को सोसाइटी में सस्टेन करने नहीं दिया जा सकता। इन औरतों के पास एक रिड्रेसल होना चाहिए। तो इस तरह के जो झूठे प्ले बॉयज होते हैं, सोसाइटी में गंदगी करते हैं, कंसेंट को कम उम्र की लड़कियों से या फिर इम्प्रेशनेबल कम पढ़ी लिखी लड़कियों से एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, शादी के सपने दिखा के, अच्छी लाइफ के सपने दिखा के, उनको पेनलाइज करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी भी विमेन एक बहुत इम्प्रेशनेबल ग्रुप है, हर कोई नहीं नौकरी कर रहा, हर कोई नहीं पढ़ रहा। खैर, सेक्शन 69 का ये प्रमाइस है कि वादा झूठा था, शादी करने का कभी इरादा नहीं था, बस एक इरादा था कि इसको मैं बेवकूफ बना दूंगा। अरे नहीं, हम तो शादी करेंगे, मैं तो अभी से तुम्हारा पति हूँ, झूठा सिंदूर भर दिया, है ना, अंगूठी पहना दी मंदिर में जाके कि आज से ये मेरी पत्नी वो मेरा पति, है ना, बिल्कुल जैसे बॉलीवुड में होता है। इट डजंट वर्क दैट वे। मैरिज डज नॉट गेट सोलेमनाइज्ड बाय डूइंग दीज बॉलीवुड एक्ट और टैक्टिक्स। ये सब फिल्मी हरकतें करने से शादी नहीं हो जाती। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, सब चीजें, सारी की सारी एक्ट जो हैं सर्टेन ट्रेडिशंस को लिस्ट डाउन करते हैं। अनलेस यू फुलफिल दोज कंडीशंस, योर मैरिज इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। आपकी शादी कानून की नजर में शादी नहीं है। तो इसी सब झूठी बातों को करके अगर कोई आदमी किसी औरत को बहला फुसला देता है उसके शरीर को पाने के लिए, तो इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि औरत
वल्नरेबल मानी गई है और इस सिचुएशन में वो स्पेशली वल्नरेबल हो जाती है क्योंकि शादी का वादा है, तो वो कंसेंट जो उसने उस झूठ पे विश्वास करके दिया वो ऑटोमेटिकली निगेट हो जाएगा। और जब निगेट हो गया है कंसेंट तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंशुअल नहीं है, वो रेप में बदल जाता है। ये है स्टैट्यूटरी रेप, दिस इज स्टैट्यूटरी रेप। जैसे बच्चे का कंसेंट कंसेंट नहीं है, तो एक 16-17 साल की लड़की अगर कंसेंचुअली भी इन्वॉल्व होती है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में तो लॉ उसके कंसेंट को कंसेंट नहीं मानेगा। तो टेक्निकली या रेप की डेफिनेशन के हिसाब से भले ही ये रेप ना हो, लेकिन स्टैट्यूट इसे रेप मानता है क्योंकि स्टैट्यूट उस एक्ट में दिए गए कंसेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। सेक्शन 69 also recognizes or creates a new offense in this criminal system which is called statutory rape. जब शादीशुदा औरत के साथ इस तरह का झूठा वादा किया गया है तो कंसेंशुअल और नॉन कंसेंशुअल के बीच की लाइन जो ऑलरेडी काफी फाइन है वो कहीं ना कहीं और कॉम्प्लेक्स और फाइन हो जाती है। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि वाकई शादी का वादा बिलीव किया गया था। अवेयरनेस ऑफ मैरिज, अगर दोनों पार्टीज को पता है कि भाई शादीशुदा है उनमें से एक पार्टी, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रॉमिस टू मैरी, दे जस्ट डोंट कोरिलेट, दे डू नॉट ऑल फिट इन द सेम इक्वेशन। फाइनल जजमेंट में बेल को ग्रांट कर दिया गया, 50,000 का बॉन्ड लगाया गया, 2 सॉल्वेंट सिक्योरिटीज को रखा गया, है ना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आना पड़ेगा जब भी वो बुलाता है। बहरहाल बेल दे दी गई। ठीक है, अब सेक्शन 69 क्या है मैं आपको समझा ही चुकी, प्रीलिम्स में आ सकता है, आई एम श्योर आ सकता है। Whoever by deceitful means, पढ़ लेते हैं इसे। Whoever by deceitful means मतलब धोखा देके या फिर धोखेधड़ी का इस्तेमाल करके, झूठ बोल के, by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोल के या फिर झूठा वादा करके एक औरत से शादी करने का वादा करता है ऐसी इंटेंशन के साथ या फिर एक ऐसे ख्याल के साथ जिसे फुलफिल करने का उसका कोई इरादा नहीं, मतलब एक ऐसा वादा करता है जिसे फुलफिल करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है, और वो उस वादे पर उसे एंटाइस कर लेता है, उसे बेवकूफ बना देता है, और उस एंटाइसमेंट में, उस इंप्रेशन में, उस फ्रॉड से इन्फ्लुएंस होके वो स्त्री सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है उस और आदमी के साथ, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाएगा, क्योंकि जो कंसेंट दिया गया है वो झूठ के आधार पे दिया गया है, जो कंसेंट लिया गया है वो झूठ बोल के लिया गया है, इसलिए लॉ की नजर में वो कंसेंट नहीं, और इसीलिए ये सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कंसेंशुअल नहीं है, ये रेप। तो दिस इज स्टैट्यूटरी रेप, इसे स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं। एक्सप्रेसली बीएनएस स्टैट्यूटरी रेप को मेंशन नहीं करता, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, 10 साल तक की सजा है और फाइन भी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि झूठे वादे पे किया गया हो, झूठा वादा किस चीज का है? शादी का। तो शादी का झूठा वादा प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के लिए खेल हो सकता है, प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा, तभी सेक्शन 69 का चार्ज फुलफिल या एग्जिस्ट कर पाएगा इवन इन ट्रायल, है ना। बेल में तो कोर्ट को नहीं नजर आया, इन्वेस्टिगेशन भी अधूरी ही है। अब प्री रेक्विजिट्स क्या होने चाहिए? व्हेन कैन दिस चार्ज स्टैंड? सबसे पहले तो शादी का वादा है, ठीक है, वो वादा उसको निभाने की इंटेंशन के साथ नहीं किया गया, मतलब वादा झूठा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ली हो गया उस वादे के बेसिस पे, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो सेक्शन 63 के हिसाब से रेप नहीं है, मतलब यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं की गई, यहाँ पे कंसेंट ऑब्टेन किया गया है ना। यहाँ पे इट इज नॉट मियर सरेंडर, इट इज अ फुल फ्लेज्ड कंसेंट, बट अ कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर फॉल्स प्रेमाइस। सेक्शन 3 में कंसेंट नहीं है, सेक्शन 63 में रेप है, कंसेंट नहीं है, जोर जबरदस्ती है, अपने आप को फोर्स किया गया है एक स्त्री पर उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, फिजिकल फोर्स को यूज किया गया है। लेकिन सेक्शन 69 में फिजिकल फोर्स नहीं यूज की गई, उस औरत को मैनिपुलेट कर लिया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, उसे झूठा वादा किया गया है, उसे झूठे सपने दिखाए गए हैं, उन वादों में, उस सपनों में वो बहक जाती है और सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कंसेंट है, लेकिन ऐसा कंसेंट जिसे लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता सेक्शन 69 में। सेक्शन 63 में कंसेंट है ही नहीं। ओके, कंसेंट को समझते हैं। कंसेंट इज एन एक्ट ऑफ रीजन अकम्पनीड विद डेलिबरेशन वेयर द माइंड वेज गुड एंड इविल ऑन ईच साइड। कंसेंट हामी है, जहां पे दिमाग जो है वो हर चीज को बैलेंस करता है, सही गलत को, मेरे लिए सही है, गलत है,
कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो अपनी पूरी आमादगी के साथ हाँ भरता है। उसे रेपरकशंस का, कंसिक्वेंसेस का, सही का, गलत का, नुकसान का, फायदे का, सबका अंदाजा होता है, लेकिन फिर भी वो हाँ बोलता है। ये होता है कंसेंट। जब आदमी का दिमाग दुरुस्त है, वो सोचने समझने की क्षमता रखता है, अपने लिए डिसीजन ले सकता है, काबिल है, मैच्योर है, अडल्ट है ना, अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता है, अगर नुकसान हो गया तो उसे भी मैनेज कर सकता है। इस तरह के व्यक्ति अगर हाँ बोलता है, हर चीज को वे करके हाँ बोलता है, तब ये हाँ है। इसे ही कोर्ट या लॉ एक्नॉलेज करेगा। कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 28 में दे रखी है। डिफाइंस व्हाट डजंट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कंसेंट। बिल्कुल आईपीसी में कंसेंट क्या है आईपीसी ये नहीं बताता था, लेकिन कंसेंट क्या नहीं है आईपीसी ये बताता था। सेक्शन 28 भी यही बताता है कि कंसेंट क्या नहीं है। तो एक ऐसा कंसेंट जो कि इंजरी या इंजरी के फियर में दिया गया हो, फैक्ट के मिसकंसेप्शन में दिया गया हो, वो कंसेंट नहीं है। प्लस माइनर्स भी अगर कंसेंट देते हैं तो कंसेंट नहीं होता, है ना। अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति या वो व्यक्ति जो अपनी परफेक्ट मेंटल फैकल्टीज में नहीं है, जैसे मेंटली चैलेंज्ड, इन्फेंट, माइनर, इंटॉक्सिकेटेड, है ना, ये सारे लोग भी अगर कंसेंट दे तो उसे लॉ कंसेंट नहीं मानता, कि वो डिलीरियम में दिया गया है, एक मेंटल मतलब एक ऐसे मेंटल फैकल्टी के दौरान दिया गया है जो कि फिट नहीं है। कंसेंट गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फियर ऑफ इंजरी, ये दो रिक्वायरमेंट हैं इनवैलिड कंसेंट के। पर्सन अब्सटेन, और जो व्यक्ति कंसेंट ले रहा था उसके पास रीजन था बिलीव करने का कि ये आदमी, इस आदमी से मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस आदमी को मैं डरा रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, मैं इसे काम करवा रहा हूँ, उस आदमी को ये पता था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी है, कंसेंट एक एक्टिव विल का एक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर आफ्टर नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक्ट का नेचर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ समझने के बाद जब आदमी हाँ बोलता है तब वो हाँ होती है। रिलेशनशिप क्या है सेक्शन 63 से? सेक्शन 63 रेप को डिफाइन करता है एज सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट वैलिड कंसेंट इंक्लूडिंग पेनिट्रेशन थ्रू डिसीटफुल मीन्स। ठीक। लीगल कॉन्ट्रडिक्शन, अगर कंसेंट को ऑब्टेन किया गया है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से तो लॉजिकली वो रेप होती है सेक्शन 63 में, क्योंकि अगर कंसेंट को डिसीटफुल मीन से ऑब्टेन किया गया तो वो भी कंसेंट नहीं है, कायदे में वो रेप हो जाना चाहिए। लेकिन हम जोर जबरदस्ती की, फिजिकल फोर्स की बात कर रहे हैं सेक्शन 63 में, वायलेंस की बात कर रहे हैं सेक्शन 69 में, हम रेप को अज्यूम कर रहे हैं बाय वे ऑफ डेफिनेशन। और जो टेक्निकलिटी और जो रेप की अंडरस्टैंडिंग है समाज में, सेक्शन 69 पूरी तरह से उस पर खरा नहीं उतरता। लेकिन सेक्शन 69 जो है वो एक ऐसे धोखे को पीनलाइज कर रहा है जो बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को खराब कर देता है। ओवरलैप भी हो सकता है, creates confusion when false promise constitutes rape versus section 69 offense। भाई false promise rape हो जाएगा, सेक्शन 63 लगेगा या सेक्शन 69 लगेगा, इस पे क्लैरिटी जरूरी है। देखते हैं जैसे जैसे क्या आगे बढ़ेगा ये इस लॉ का इंटरप्रिटेशन, इस सेक्शंस के केसेस, वैसे वैसे देखेंगे कि हम कहाँ जाते हैं इस कंफ्यूजन को लेके। जुडिशियल क्लैरिफिकेशन की जरूरत तो है, आई एम श्योर वो आ ही जाएगा, लाइक आई सेड as and when we move forward, because I know for a fact कि भाई मल्टीपल केसेस आएंगे, सेक्शन है ही ऐसा, ऑफेंस ही ऐसा, बहुत ही बड़ा मेनेस है ये हमारे सोसाइटी का, तो ये अपने आप ही क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। पर्सनली आई डोंट फील कि बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत एक सिंगल इंटरप्रिटेशन, सिंगल प्रोनाउंसमेंट के साथ रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप इसे कहाँ यूज करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है, सेक्शन 69 में सीधा यूज है ना। प्रॉमिस टू मैरी होना चाहिए, अगर दूसरी पार्टी शादीशुदा है तो उस सिचुएशन में प्रॉमिस टू मैरी एकदम फिट नहीं होता, इसमें आप यूज कर सकते हैं, है ना। हालांकि फाइनल एडजुडिकेशन में क्या होता है ये देखना बाकी है, देखेंगे, साथ साथ बने रहेंगे, इसका फाइनल जजमेंट जो आएगा उसे भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई अगर एक औरत शादीशुदा है तो क्या प्रॉमिस टू मैरी उस पर भी फिट हो सकता है, सेक्शन 69 का ऑफेंस उसके अगेंस्ट भी कमिट किया जा सकता है। दिस इज समथिंग दैट इज येट टू बी सीन। प्रेमा फेसी कोर्ट कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, बट मेरिट पे क्या एग्जामिनेशन निकल कर आता है वो देखना बाकी। तो तब तक जुड़े रहे मेरे साथ, सीरीज के एपिसोड्स को फॉलो करें, इन केसेस के नोट्स बनाएं, समझें कि आप इन्हें कैसे यूज करेंगे, मुझे भी बताएं अगर मैं कुछ मिस कर जाती हूँ कमेंट्स में, और इसी तरह से रिलीजियसली इन सेशंस को लगातार फॉलो करते रहिए ताकि आपकी तैयारी डायनामिक रहे, अपडेटेड रहे,
आपकी तैयारी का वो एक्स्ट्रा एफर्ट नजर आए। ख्याल रखिए सब अपना। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलेंगे।